हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस। जैसे कि हमने 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरू कर रखी है, तो उसका हमारे ये वाला जो चैप्टर था ये कल हो चुका था। हमने ये टॉपिक तो कर लिया था ना कल। जैसे ये जो शासन है किले कैसे बनवाते थे, इस टॉपिक के बाद में जो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो हम आज जो टॉपिक शुरू करेंगे वो टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें किस चीज के बारे में बताया है। तो इसमें कर व्यवस्था के बारे में बताया है कि कर व्यवस्था क्या है। तो अगर हम बात करते हैं कर व्यवस्था की, कि महान जो महाजनपद थे, महाजनपद काल के अंदर महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों को भी आवश्यकता होती थी। यानी कि जो महाजनपद काल के जो राजा थे वो क्या करते थे, बड़े बड़े किले बनवाया करते थे, बड़ी बड़ी वो सेना रखते थे। तो उनको क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए हर एक चीज को, यानी कि ज्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता थी। महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर होकर अब नियमित रूप से कर वसूलना। यानी कि पहले तो क्या होता था, उनकी आय का स्रोत कोई निर्धारित नहीं था कि उनकी आय का स्रोत क्या होगा। वो क्या करते थे, लोग उनको उपहार के रूप में जो भी कुछ दिया करते थे वो उन्हीं से अपना गुजारा करते थे। लेकिन अब क्या था, उन्होंने बड़ी बड़ी सेनाएं रखने शुरू कर दी, सैनिक रखने शुरू कर दिए। तो उनको पालन पोषण करने के लिए उनको भी जरूरत थी ना, हर एक चीज के संसाधन ज्यादा चाहिए थे। तो उसके लिए उन्होंने जनता से नियमित रूप से कर वसूलना उन्होंने शुरू कर दिया था। ये टॉपिक इसके अंदर इम्पोर्टेंट है और कम से कम सीटेट में हर बार 3-4 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। देखो क्या है, अब इसके अंदर पता है क्या होता था, जो किसान होते थे उनसे उसकी फसल ले लेते थे। कोई जंगल के अंदर अगर चारागाह है या कोई ईंधन इकट्ठा कर रहा है, उससे उसकी ईंधन के रूप में लकड़ी ले लेते थे कर के रूप में। कोई फल और मेवे वगैरह बेचने का काम करता है, व्यापार करता है, तो उससे उन वस्तुओं को कर के रूप में ले लेते थे। यानी इस प्रकार से राजा के पास में जो संसाधन थे वो पूरे हो चुके थे। जो काम करता था व्यक्ति, उससे उसी चीज को वो कर के रूप में लेना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये इस टॉपिक में है। देखो, फसल पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण कर थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। प्राय उपज का वह 1/6 भाग कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता है। ये ध्यान रखना, फसल के ऊपर 1/6 भाग कर लगता था, जिसे क्या नाम दिया गया, भाग का नाम दिया गया है। कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाया जाता था। जैसे कि एक बुनकर, लोहार और सुनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, वो उनको कर के रूप में दे देते थे। वो पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कम कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल में प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। यानी कि जो व्यक्ति जिस काम में प्रवीण था, कुशल था, वो उसी चीज को राजा को कर के रूप में दे देता था। जिसके कारण क्या हुआ, उन जनता के ऊपर भी कर का एक प्रेशर नहीं रहता था कि हमें कर देना है, हमारे पास में पैसे नहीं है, फसल अच्छी नहीं हुई है अब की बार। तो जो उनके पास में था वो वैसा ही कर के रूप में दे देते थे राजा को। कृषि में परिवर्तन, यानी कि जैसे धीरे धीरे जो लोग थे उन्होंने खेती करने के नए नए तरीकों का डेवलपमेंट किया, नई नई तरीकों से नई नई फसलों का प्रोडक्शन करना उन्होंने शुरू किया। तो किस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि कैसे उन्होंने कृषि में जो कृषि पद्धति थी उसके अंदर परिवर्तन किया, कैसे किया। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कितने, 2 हैं। पहला क्या है, हल के फाल अब लोहे के बने। यानी कि पहले जो हल होते थे वो लकड़ी के हल होते थे, लेकिन अब जो हल बनने शुरू हो चुके थे वो किसके बनने शुरू हो चुके थे, वो लोहे के बनाए जाने शुरू हो गए थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोत सकते थे। एक तो लकड़ी के हल से हम जुताई करेंगे और एक हम लोहे के हल से जुताई करेंगे। तो जो लोहे का हल होता था उससे क्या है, जुताई करना ज्यादा इजी होता था, उससे जुताई करना ज्यादा आसान हो गया था।
इससे फसलों की उपज भी बढ़ गई। अब लोहे का जो हल होता था वो नीचे बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर जुताई करने का काम करता है, ठीक है? तो जो मिट्टी होती थी वो बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाती थी, नम मिट्टी हो जाती थी, पौधों को उनकी जड़ें विकसित करने के लिए अच्छी एक भूमि मिल रही होती थी, जिसके कारण जो फसल का प्रोडक्शन था, उपज जो थी वो भी बढ़ गई थी लोगों की। दूसरा क्या है, लोगों ने धान के पौधे का दूसरा उन्होंने क्या करना शुरू किया, एक तो लोहे के हलों का इस्तेमाल किया, दूसरा उन्होंने क्या शुरू किया, तो उन्होंने धान की जो फसल थी उसका रोपण करना शुरू किया। अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उगाने की बजाय धान की, यानी कि पहले तो वो सीधा बीज गिरा देते थे खेत में, छिड़क देते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक अलग उन्होंने एक क्यारी बनाई, उस क्यारी के अंदर क्या करते थे, वो धान को बीज के रूप में छिड़क देते थे। जहां जब उस छोटी सी एक क्यारी के अंदर वो धान उगकर तैयार हो जाते थे, तो जो पहले वो अपनी फसल तैयार करते थे, खेत तैयार करने के बाद में जो वहां पर धान एक क्यारी में तैयार किया है उन्होंने पौध के रूप में, तो उसको वहां से उखाड़ कर, क्योंकि वहां पर कम पैमाने पर था ना, कम पैमाना है उसका, तो उसको पूरे खेत के अंदर फिर उसको उगा दिया करते थे। एक तो वो पौधा पहले से विकसित है, इसलिए वो आसानी से क्या है, विकसित होना शुरू हो जाता था, और वो जल्दी ही बनकर तैयार हो जाते थे धान भी, ठीक है। अब क्या है, पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी थी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी और भूमिहीन जो मजदूर होते थे उन्हीं के द्वारा किया करते थे, यानी कि जो लोग जिनके पास में किसी भी प्रकार की कोई भूमि नहीं थी, वो लोग ही ऐसे काम करने वो ऐसा काम करते थे। अब ये जो पॉइंट बताया गया है, ये किसके बारे में बताया गया है, तो ये पॉइंट बताया जा रहा है मगध साम्राज्य के बारे में, यानी कि मगध साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं। इस पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है, तो मगध साम्राज्य के बारे में बताया गया है कि मगध साम्राज्य जो था वो कैसे था, ठीक है। इसमें ये कहता है लगभग 200 साल भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। 200 सालों के अंदर अंदर क्या है, जो मगध था वो क्या बन चुका था, एक महत्वपूर्ण जनपद बन चुका था। जनपद क्या होता है, या यानी कि जहां पर जो जन के बसने की जगह को क्या कहा जाता है, जनपद कहा जाता है। अब ये कहता है यहाँ पर कौन सी नदियां हमें देखने को मिलती है, तो अगर हम नदियों की बात करें तो गंगा और सोन जैसी नदियां देखने को मिलती है, जो कि क्या करती है, यातायात का, जल वितरण का, और जमीन को, यहाँ पर क्या है, नदियों का इलाका था तो जमीन भी कैसी थी, उपजाऊ जमीन थी। मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा हुआ था। इन जंगल में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्होंने प्रशिक्षित कर सेना में लेना शुरू कर दिया। यही नहीं, जंगलों से भी घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ियां मिलती थी। यानी कि मगध में एक तो हमें नदियों वाला इलाका देखने को मिलता है, गंगा और सोन जैसी नदियां हैं, दूसरी ओर हमें क्या है, वन देखने को मिलता है। तो ये बता रहा है कि इन लोगों ने वनों का भी कितना अच्छे ढंग से उपयोग किया। वनों से एक तो लकड़ी से उन्होंने रथ और घर बनाने शुरू कर दिए। वनों के अंदर जो जंगली हाथी थे उनको उन्होंने ट्रेन कर सेना के अंदर भर्ती करना शुरू कर दिया। अब वो हाथी लोगों की फसल भी बर्बाद नहीं करेंगे, लोगों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, और राज्य की रक्षा के लिए भी उन हाथियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। इसके बाद में क्या होता था, इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे की खदानें भी हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए, और यहाँ पर कई लोहे की खदान भी देखने को मिलती है, जिससे वो औजार और क्या है, हथियार बनाने का काम करते थे। मगध में दो शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अज्ञात शत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। महापद्मनम एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी, यानी कि मगध की जो राजधानी था ये क्या था, तो जो बिहार का राजगृह है यही मगध की राजधानी भी था। लेकिन बाद में किसकी राजधानी बना दिया गया था, पाटलिपुत्र को। और ये वाला जो टॉपिक है ना, ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन के अंदर आया हुआ था, जो भी 24 वाला, जो दिसंबर 24 के अंदर एग्जाम हुआ था, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि जो मगध साम्राज्य था उसकी पहले राजधानी क्या थी, राजगृह थी, और बाद में राजधानी किसको बना दिया गया था, तो पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया था। कथन और कारण के अंदर जो क्वेश्चन था ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। 2300 साल पहले की बात है, जब मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, और पूरी तरह से सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया।
जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसने सिपाहियों से इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास में पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। ये मैसिडोनिया राजा के बारे में बताई गई है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर था, जो कि मगध की तरफ क्या है आने से भी डर गया था कि उस समय जो भारतीय जो राजा थे, उस समय क्या है उस समय जो भारतीय राजा थे, उनके पास में जो बड़ी बड़ी सेनाएं थी, हाथी घोड़े का वो युद्ध में प्रयोग करते थे। ठीक है, तो उसको लेकर वो जो मैसिडोनिया का राजा सिकंदर था वो भी भयभीत हो गया था, जिसके कारण उसने मगध में इंटर होने से पहले ही अपनी सेना को वापस मोड़ दिया था। मगध के अंदर उसने क्या है मगध के अंदर क्या है इंटर करने से पहले ही उसने क्या किया, मगध के अंदर क्या है इंटर करने से पहले उसने क्या किया, अपनी जो सेना थी उसको वापस मोड़ दिया था। ठीक है, अब ये कहते हैं वज्जी संघ के बारे में बात की गई है। ये वज्जी क्या है? तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उस मतलब मगध के नजदीक ही एक और राज्य था जिसे हम क्या कहते हैं, वज्जी नाम दिया गया है जिसका। ठीक है, इस वज्जी की राजधानी क्या थी? तो इस वज्जी की राजधानी जो है ये वैशाली है। ठीक है, इस वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली है। और जो मगध राज्य है उसकी राजधानी राजधानी क्या थी? पहली जो है वो राजगृह को राजगीर जो है, राजगृह है या राजगीर है, इसको बनाया गया था पहली राजधानी। अभी हमने यहाँ पर बात की थी कि पहली राजगृह को बनाया गया, जो पहली राजधानी बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? तो पहली राजधानी जो है राजगृह को पहली राजधानी बनाया गया था। और दूसरी राजधानी किसे बनाया गया था? तो पाटलिपुत्र को दूसरी राजधानी बनाया गया था। पहली राजधानी किसे बनाया गया था? पहली जो है राजगृह को राजधानी बनाया गया था, दूसरी पाटलिपुत्र को बनाया गया था। उस मगध के नजदीक ही एक और राज्य है वज्जी, जिसकी राजधानी क्या है? वैशाली को बनाया गया है। यहाँ पर अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ बोलते हैं। यहाँ पर एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? गण या फिर संघ कहते हैं। गण और संघ, यहाँ से भी सीटेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये गण और संघ क्या है। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिससे ये प्रत्येक राजा कहलाते थे। यानी कि कई जो एक समान जो शासक थे, एक जैसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति अपना एक अलग से ग्रुप बना लेते थे। वो उस ग्रुप के अंदर डिसाइड करते थे कि हम सब में से योग्य कौन है या ज्यादा शक्तिशाली कौन है, तो उसी को ही वो अपना प्रमुख बना लेते थे और अपना राजा घोषित कर दिया करते थे। ये सभी राजा भिन्न भिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कमकर इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में अब नेक्स्ट चैप्टर होगा, दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। इस बात को भी ध्यान में रखना, बुद्ध और महावीर जो थे दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। ये भी बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही संजीव वर्णन किया गया है। बौद्ध साहित्य के अंदर भी क्या है, संघ जो है इसका बहुत ही एक संजीव वर्णन किया गया है। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर की दो लाइनें देख लेना। वज्जी संघ का वर्णन दीन निकाय के अंदर मिलता है। दीन निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और जिन्हें करीब कब लिखा गया है? 2300 साल पहले लिखा गया है। ये किसके बारे में बात की गई है? दीर्घ निकाय क्या है, जो एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, उसके बारे में बात की गई है। तो ये इतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है ये देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर? नेक्स्ट पॉइंट है कि अज्ञात शत्रु और वज्जी संघ के बारे में बताया है। अज्ञात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक ये सारा होगा। कब तक उन्नति करेंगे वज्जी संघ के लोग? तो जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करेंगे, आपस में वे इस तरह का
आपस में वे मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद में और क्या काम करेंगे, वो वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गांवों में चेत्यों का रख रखाव करेंगे, भिन्न भिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके जाने और आने पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। अगर वज्जीवासी जो है इस प्रकार के नियमों को हमेशा ध्यान रखेंगे तो जो वज्जी है उसका विकास हमेशा होता चला जाएगा। ये बातें किसके द्वारा कही गई थी, ये सारी जो बातें थी ये बुद्ध के द्वारा कही गई थी। ठीक है, ये सारी बातें किसने कही है, तो बुद्ध ने कही थी। कई शक्तिशाली राजा इस संघ को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 सालों तक चलता रहा था। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बाद में इसके अंदर क्या है ये ध्यान में रखना, जो एक टॉपिक है इसमें ये करना है, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के अंदर हमें क्या है शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। और ये शासन व्यवस्था कैसी थी, प्रजातंत्र देखने को मिलता है। प्रजातंत्र क्या क्या होता है, जहां पर जनता का ही शासन देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान में रखना। लगभग 2500 साल पहले हमें एथेंस नामक एक शहर है, ये यूनान का शहर है, यहाँ पर हमें प्रजातंत्र शासन देखने को मिलता है। अब इसके अंदर जितने भी जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं ये क्या दिए गए, इम्पोर्टेंट वर्ड दिए गए हैं, ये सारे हो चुके हैं, हमने इम्पोर्टेंट वर्ड कर लिए हैं। ये देखो, नए शासक जो है वो कब आए थे, 3000 साल पहले है। महाजनपद का टाइम 3000 साल पहले है। सिकंदर का आक्रमण 2300 वर्ष का है। गण और संघ का राज्यों का अंत कब हो जाता है, मैक्सिमम 1500 वर्ष पहले की बात है। ये सारा टॉपिक हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। कल जो हम हमारा चैप्टर डिस्कशन करेंगे वो 7th चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इस 7th चैप्टर में हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में ही स्टोरी दी गई है। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो हम डिस्कशन करेंगे। जो भी मेन पॉइंट एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, एग्जाम के अंदर जो भी पहले पूछे जा चुके हैं, उनको हमने अलग से क्या है हाईलाइट करके देख लिया है। तो उन टॉपिक को आप ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।